कौन से किरदार हैं बाहर बैठे हुए जो इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात के ऊपर आ जाएं जो वो कह रहे हैं कि जी वो आके खत हमें क्यों नहीं दे देते, हमारे सामने क्यों नहीं रख देते। देखिए ये जो है कौमी राज जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं और इसलिए बड़े वाज़े कवानीन भी इसके लिए लिखे गए हैं कि कौन किसके साथ ये शेयर किए जा सकते हैं, किसके साथ नहीं किए जा सकते। लेकिन वजीर आजम ने आज ये जरूर मुझे कहा है कि क्योंकि जाहिर है वो हकीकत है और मैं खुद उसको देख चुका हूं, मैं खुद उसकी गवाही दे सकता हूं कि वो हकीकत है। अगर किसी को कोई शक है तो उनके जहन में एक ये भी ख्याल आया है कि हम ये तैयार हैं, यानी वजीर आजम तैयार हैं कि अगर चाहें तो वो सोच रहे थे कि किसके साथ हम ये शेयर करें, किसको दिखाया जाए तो जिसके ऊपर कौम को एतबार होगा। तो एक जहन में उनको ये आया कि अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखा दें, जाहिर है एक आला तरीन मनसब है इंसाफ का पाकिस्तान के अंदर और वो भी एक बहुत बड़ी एक कुर्सी है, एक बहुत बड़ा ओहदा है जिसकी साख है इस मुल्क के अंदर। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी जाती तौर पर भी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बहुत काबिल एहतराम और लोग इज्जत की निगाह से उनको देखते हैं। तो वजीर आजम ने कहा कि ये आज मैं कौम के सामने उनके बिहाफ पर ये ऐलान जरूर करूं कि अगर इसकी जरूरत हो और इससे लोगों की तसल्ली होती है कि वाकई में कि इससे तस्दीक की जा सकती है तो कम से कम वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। अब जरा सा मोटा मोटा जाहिर है कि इजाजत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा खुल के बात कर सकूंगी उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोहरा दें कि उस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसकी वो हिस्सा जो अदम एतमाद से जुड़ता है उसकी सबसे अहम बातें क्या हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात जो बहुत काबिल जिक्र है और बड़ी गौर तलब है वो ये है कि ये मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है। अभी अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हुई थी और उससे पहले यह मुरासला आया है। तो यह बड़ी एक गौर तलब बात है कि यह ऐसा नहीं हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक हुई तो उसके बाद यह मुरासला भेजा गया। और यह अहम इसलिए है कि इस मुरासले के अंदर बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। तो कोई इबाम नहीं है उसके अंदर, उसकी तहरीर के अंदर कि किस चीज की बात की जा रही है। और ये दोबारा मैं दोहरा दूं कौम के लिए कि ये लिखा जा रहा है मुरासला अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले और उसके अंदर जिक्र हो रहा है, बड़ा वाज़ेह जिक्र हो रहा है इस बात का कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। और उससे भी ज्यादा अहम उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। जिस धमकी की बात की वजीर आजम ने वो बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक से जोड़कर वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम के मनसब पर बैठने से बराह रास्त जुड़ा हुआ यह मुरासला है जो भेजा गया। अब जाहिर है जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ कानूनी बंदिशें भी होती हैं, तो जो शेयर किया गया है ये मुरासला वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। ये काबीना के भी ज्यादातर तकरीबन तमाम ही आप समझ लें मेंबर्स जस्ट कुछ ही हैं जिनको पता है इस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाकी किसी को भी नहीं पता। तो लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि वजीर आजम ने कहा है कि अगर लोगों की इससे तसल्ली हो सकती है और लोगों को इस बात पर यकीन आ सकता है कि वो मुरासला रख दिया जाए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये भी वो करने के लिए तैयार है। अब इससे ये तो मैंने बता दिया कि उस मुरासले के अंदर जो बुनियादी बात जो बात की जा रही है
वजीर आजम ने जिस बात का जिक्र किया, और वो बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर जुड़ी हुई है, उसमें मुरासले में जो बातें की गई हैं, जिन चीजों का इजहार किया गया है, वो उसमें बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जिक्र हो रहा है। तो ये बहुत वाज़ेह है इस मुरासले से कि ये जो पैगाम भेजा जा रहा है, ये पैगाम जो है वो अदम एतमाद की तहरीक से जुड़ा हुआ, यानी बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, इनका आपस में राब्ता जो है वो हमें वाज़ेह तौर पे नजर आता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ना सिर्फ इसलिए कि उसमें वाज़ेह तौर पर बात की गई है अदम एतमाद की तहरीक की, उसमें क्या अच्छा नतीजा, किस नतीजे को अच्छा समझा जाएगा, यानी अगर वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे तो वो एक अच्छा नतीजा होगा। और सबसे अहम कि ये कहा जा रहा है अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है, और वो नवाज शरीफ है। वो लंदन बैठे हैं, वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं, और वो भी वजीर आजम जिस दिन चाहेंगे तो वो तमाम तफसील भी बता देंगे। ज्यादातर तो उसमें से मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी होती रही है कि किस किस से मिलते रहे हैं वो, और जो बातें करते रहे हैं, जाहिर है उनमें से एक का नतीजा जो है हमें यहां पर अदम एतमाद की तहरीक की सूरत के अंदर हमें नजर आ रहा है। जो पीडीएम की सीनियर लीडरशिप है वो भी जाहिर है इस बात से लाइल्म नहीं है। वो जो कहते रहे, हमारे एमएनए से जब बातचीत होती थी, मीडिया वालों के साथ बातचीत होती थी, तो वो जो कहते थे कि सारे मामला तय पा गए हैं, तो जाहिर है उनको भी पता है कि ये इसका क्या ताल्लुक है इस मुरासले के अंदर जो लिखा हुआ है उससे अदम एतमाद तहरीक का। अब इस सूरत हाल को देखते हुए जो सवाल पैदा होता है, सबसे पहले तो अवलीन ज़ाहिर है सबसे अहम तो ये कौम का एक कौमी मसला है, एक बहुत बड़ी एक चीज सामने आई है जिसका ताल्लुक पूरी कौम से, और वजीर आजम जो है हमारे वो अवाम से मुंतखब होके आए हैं, वो अवाम को जवाब दे हैं। उनका जिंदगी का जो मिशन है वो पाकिस्तानी कौम के लिए जद्दोजहद करना है, तो इस अमानत को वो चाहते थे कि पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुंचाएं, वो कयूद और जवाबित के अंदर रहते हुए जो कानून उनके ऊपर इत्तलाक करता है। तो वो जाहिर है पूरी चीज जो है वो खुल के सामने नहीं बता रहे, लेकिन उनके ख्याल के अंदर ये जरूरी था कि पाकिस्तानी कौम को आगाह किया जाए कि हो क्या रहा है। अब पूरी कौम के लिए तो ये पैगाम था, लेकिन खुसूसी तौर पर वो मेंबर्स जो कौमी असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हों, उसके अंदर नाराज कुछ अराकीन हैं वो भी हैं, ऑपोजिशन के मेंबर्स भी जो हैं, हमारा मानना यह है कि इनकी बहुत बड़ी तादाद, शायद इनमें से तकरीबन तमाम जितने भी हैं सिवाय चंद लोगों के, किसी को भी यह नहीं मालूम कि इस अदम एतमाद की तहरीक के पीछे और क्या अनासिर मुलव्वस है। और जाहिर है ये नहीं चाहेंगे जानते बूझते हुए कि एक ऐसे इकदाम का हिस्सा बने जिससे मुल्क के लिए खतरात पैदा होते हों, जहां पाकिस्तान की खुददारी और आजादी जो है उसके ऊपर कोई हर्फ आए। तो मुझे यकीन है कि ये तमाम हकाइक सामने आने के बाद जितने भी मेंबर हैं कौमी असेंबली के, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हुए हों, वो इस बात के बारे में सोचेंगे जरूर कि क्या सोचते समझते जानते बूझते अभी तक तो वो लाइल्मी के अंदर इस बात का पता होने के बगैर कि इसकी बड़ी पिक्चर क्या है उसका हिस्सा है। लेकिन जब सूरत हाल सामने आ गई और ये सूरत हाल हमें नजर आ गई कि ये किस तरीके से ये पूरा खेल बनाया गया है, तो क्या वो उसका हिस्सा फिर भी बनने को तैयार हैं और पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी के ऊपर जो हर्फ आएगा, जो कदगन लगेगी, क्या ये वो इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद ये है, मैं अपने आप को किसी से ज्यादा मुहिब वतन नहीं समझता, मेरे ख्याल में जो भी असेंबली के अंदर इलेक्ट होके आता है वो सब लोग जो है मुहिब वतन होते हैं, या अगर नहीं होंगे तो उनमें से चंद ही होंगे ऐसे जो ना हो, बाकी बहुत बड़ी तादाद जो है उसमें मुहिब वतन लोगों पर मुश्तमिल है।
और यकीनन वो जो भी फैसला करेंगे वो इन हकाइक को सामने रखते हुए करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक इसमें मैं बात कर दूं कि सिर्फ एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि देखें, जो एक तो जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर हम ये जुडिशियल फंक्शन नहीं है उनका, ये उनका पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से जो वज़ीर आज़म साहब ने और आज जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने सोच विचार की कि किसके साथ जो है ये एक इतना कंटेंट जो है वो शेयर किया जा सकता है, तो हमारे ज़हन में आया है कि हम चीफ जस्टिस साहब से नॉट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेकिन एक पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से उनके साथ हम शेयर करते हैं, और उससे ज़्यादा हम शेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उसमें आ जाता है, तो कंटेंट आप शेयर नहीं कर सकते। तो उसको वो पढ़ लें और उनको भी ज़रा एक नताइज और इससे जुड़े मामला जो है एक तो उनको इस चीज़ का जो है वो पता चल जाए। दूसरी बात यह है, देखिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पहली बार ये नहीं है। 1951 में लियाकत अली खान को शहीद किया गया, हमारे सामने है जो कुछ हुआ। फिर हमने देखा जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने उस दिन जलसे में कहा, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनको फांसी लगे, और उसके बाद फिर 88 में आपके सामने जब अफगानिस्तान की सूरत पट्टी तो जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा जो है वो हवा में फट गया। अब ये जो सारे एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो हमारे सामने है, उसको सामने रखते हुए ये वाकया होना, सिर्फ ये बात, ये हम सब, इमरान खान का जो असल एडवांटेज है पाकिस्तान को वो ये है कि वो इतना दिलेर आदमी है कि वो लोगों के सामने चीजें रखता है, वो अवाम को साथ लेके चलते हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ पाकिस्तान में पीछे फैसले जिस तरह से हुए हैं, वो पाकिस्तान की अब हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जो इस वक्त बाहर की कॉलें नहीं लेता। इस वक्त पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़ा हुआ है, और यही बात इस वक्त उसको उसके नताइज की जो इस खत के जरिए उन नताइज से आगाह किया गया है कि आपकी जो सियासत है वो आपको किधर लेके जाएगी। हमारा काम यह है सियासी जमात की हैसियत से पाकिस्तान के लोगों के सामने हक और सच रखना। फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है, पाकिस्तान के जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने करना। आपने काफी डिटेल से चीजें बता दी, लेकिन क्या इस खत का ताल्लुक वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरा रूस से भी है, जुड़ता है? क्योंकि शाह मुल्क कुरैशी साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर इशारा दे चुके थे कि उनके दौरे से पहले एक आला सतह राब्ता हुआ और दौरा ना करने का कहा गया। जी, वो तो जैसे शाह साहब ने बताया था वो तो बिल्कुल थी ख्वाहिश, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि हमारी खारजा पॉलिसी के साथ बराह रास्त इसका ताल्लुक है। उसके अलावा मजीद तफसील जो है वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। सर, कौन से ऐसे किरदार हैं जो इस खत के पीछे हैं पॉलिटिकली ऑपोजिशन के अंदर, उनको नाम नवाज शरीफ? देखिए, हमने तो कहा ना जो इसके अंदर जो प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं ऑपोजिशन की तरफ से वो तो नवाज शरीफ हैं। वो बाहर बैठे में उनकी मुलाकातें होती रही हैं, गैर मुल्की एजेंसियों के साथ भी होती रही हैं और किन किन ममालिक के एजेंसियों के साथ होती रही वो भी आपको सब पता है। तो बुनियादी तौर पर तो इसके अंदर किरदार उनका है। ये उसके अलावा जो है जाहिर है जो PDM की जो सीनियर लीडरशिप है उनको कायल करने के लिए और उनको ये एतमाद देने के लिए कि ये आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, ये कामयाब होगी, मेरे ख्याल में वो बड़ा वाज़ेह है कि, और जिस किस्म की वो बातें करते रहे वो बड़ा वाज़ेह है कि वो उनको भी इसके बारे में इल्म है। उसके अलावा ये जाहिर है एक हम लोग जो है मफरूजे की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। मेरा मफरूजा ये है कि ज्यादातर लोग जो है मेंबरान उनको इसके बारे में कोई इल्म नहीं। एक सिर्फ अब्बास में ऐड कर दूं कि अब्बास ये देखिए जिस तरह से असद साहब ने पहले कहा, ये नो कॉन्फिडेंस आने से पहले का खत है, लेकिन उसमें नो कॉन्फिडेंस की जो बातें हैं या डिटेल्स हैं या मेंशन है वो किया हुआ उसमें। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग भी नो कॉन्फिडेंस को प्लान कर रहे थे, और मैं इसीलिए उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टूट बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। सो जब आपने नवाज शरीफ वहां पे बैठ गए, वहां पे उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई हैं जिसमें उनकी इजरायली जो सफारतकार हैं उनसे मुलाकातें हैं, बाकी लोगों से मुलाकातें हैं, उसके बाद ये जो खत हमें आया है इसमें नो कॉन्फिडेंस से पहले आया है लेकिन नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। ये प्रॉब्लमेटिक चीज है सारे की सारी इसमें। अच्छा सर, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो वो मीडिया के लोग जो
अपोजिशन की तर्जुमानी बाकायदा करते रहे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच के फौरन बाद ये कहा कि उनको भी इसका फेम है और कुछ ने उनको ड्रामा करार दिया। एक हिस्सा सर ये है, उस पर ख्वाजा साहब आप कमेंट करते हैं। दूसरा असद, क्या ये मुमकिन है कि पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन के अंदर अरकान जिन्होंने फैसला करना है तुम एतमाद के हवाले से, उनके सामने ये खत रखा जाए या उनको इस हवाले से कोई आगाह किया जाए, इस तरह का कोई प्लान है? देखिए, जो मीडिया के जो 3 लोगों ने जिन्होंने खत लहराया, मैंने कल भी ये कहा था कि एक तो ये जो हमारे सो कॉल्ड सीनियर बन गए हैं ना वी लॉगर, इनका टीवी पे भी अब उनकी रेटिंग कोई नहीं आती, वो अपने उस पर लगे रहते हैं हर वक्त वी लॉग के ऊपर ही। उनको मैंने कल भी कहा था कि खुदा के लिए जो नौजवान रिपोर्टर्स हैं ना, उनके साथ दोबारा जरा खुद को रिफ्रेश कर लें, खबर वेरीफाई कैसे करते हैं। एक खत लहरा रहे हैं जो यूरोपीय यूनियन ने लिखा हुआ है, यूरोपीय यूनियन का लेटर तो ऑलरेडी पब्लिक है, उसको उसकी बात करने की क्या जो है वो तुक बनती है। और इसी तरह से एक और जाली खत, एक सहाफी है, उन्होंने जाली खत जो है वो शेयर कर दिया। ये खत अभी मीडिया के पास नहीं है, और जो लोग भी इस खत को, दूसरे खतों को ये खत कह के पेश कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। और मैं तीसरा उनसे ये कहूंगा दोबारा कि खुदा के लिए वापस आ जाएं और नौजवान सहाफियों से सीख लें खबर वेरीफाई कैसे करते हैं। जहां तक आपका सवाल था उस खत, देखिए मैं तो आपको बता रहा हूं ना, मैं तो खुद पढ़ चुका हूं ना, सो मुझे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने खुद पढ़ा हुआ है, एक दफा से ज्यादा पढ़ा हुआ है, और उसके जो सबसे अहम नुकात है उनको बार बार पढ़ा हुआ है। सो वो हकीकत जरूर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मीडिया के अंदर तो वो खत दूर की बात, वो जो है वो ज्यादातर काबीना के मेंबर्स ने भी नहीं वो देखा हुआ है। मेरे ख्याल में कोई शायद 2 या 3 मेंबर्स हैं जिन्होंने देखा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो इसीलिए अगर ये हम 342 लोगों के साथ शेयर करते हैं तो शायद वो मुनासिब बात नहीं होगी, इसलिए वजीर आजम ने सोचा। लेकिन बात बहुत बड़ी है, तो सोच विचार यही हो रही थी कि किस तरीके से कौम को ये इत्मीनान दिलाया जा सकता है कि नहीं वाकई में ये हकीकत है। तो हमने कहा कोई ऐसी सोर्स होनी चाहिए जो गैर सियासी हो, जो बहुत मोतबर हो, जिसके ऊपर एतबार करते हो लोग। तो हमारे निजाम के अंदर जो सबसे ज्यादा एहतराम का जो ओहदा है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, इसीलिए ये रेकमेंड किया। आखिरी सवाल क्लियर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट में आप रेडी हो गए उसको पेश करने के लिए, अब आया आप उसे खुद लेकर जाएंगे या आप वेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आपको कहेगी कि आप लेकर? नहीं, अभी जो है वो ये फैसला नहीं हुआ है कि उसको फौरी तौर पे ले जाया जाए। अभी तो एक जहन में एक रास्ता आया है और वो कौम के सामने रखा जा रहा है। देखिए उसके आगे क्या होता है। अगर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट अगर मांगती है कोई डॉक्यूमेंट तो वो तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसे शेयर करना। खत कहां से है, तो मुरासला कहां से है, नहीं वो हम उस पर बात ही नहीं करेंगे ना, मैंने आपको पहले बता दिया, नहीं बताएंगे। ये मुरासला किसी पाकिस्तानी फॉरेन डिप्लोमेट ने लिखा है? और दूसरा ये बताएं कि आपके पास अगर इतने शवाहिद हैं तो पाकि हुकूमत के पास ये इख्तियार है उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का, तो फिर आप कार्रवाई का सोच रहे हैं? देखिए फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि हम इस बात का जिक्र करने को तैयार नहीं है कि ये मुरासला कहां से आया और किसने भेजा। जैसे हम कह रहे हैं, अगर हमारे ख्याल में जिस तरीके से एहतराम है सुप्रीम कोर्ट का और सबसे बड़ा मनसब वहां पर चीफ जस्टिस का है, तो उससे सब शकूक दूर हो सकते हैं। दूसरा पहलू आपने क्या कहा था? कार्रवाई का इख्तियार। कार्रवाई का इख्तियार जो है वो वक्त जरूरत के ऊपर इंशाअल्लाह ताला वो भी होगा। अच्छा साहब, कौमी सलामती के जो अदारे हैं क्या वो इस खत के हवाले से आगाह हैं? अगर वो आगाह हैं तो फिर भी वो न्यूट्रल क्यों हो? नहीं देखें, ये तो उनका काम ही नहीं है ना कि न्यूट्रल या नॉन न्यूट्रल होना। सुनते रहना यार। ये तो उनका काम नहीं है कि सियासी तौर पे किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होना। हाँ, कौमी सलामती की जिम्मेदारी वो बिल्कुल शेयर करते हैं, उसमें भी अवलीन जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है, लेकिन कौमी सलामती के अंदर एक उनका बहुत बड़ा किरदार है। और मुझे यकीन है कि जो भी उसके लिए कौमी सलामती के लिए अगर कोई एक्शन लेने की जरूरत होगी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि फौज मुकम्मल तौर पर वो करेगी। जी अवैस कर लो, जल्दी करना। अच्छा सर, ये बताएं कि एमक्यूएम को ये सवाल है, इसके लिए मुतलका नहीं है। वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन और असद उमर की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से आपने मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि बैरूनी हाथ, और जरा मैं आपको समझाऊंगा कि उसके अंदर क्या है, उस मरासले के अंदर उसका कौन से किरदार हैं।